हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने स्टार्ट किया है स्टैंडर्ड 7th साइंस का चैप्टर नंबर 1 और इसमें हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है ना वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज का ये जो लेक्चर है बच्चों, ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया था, तो इस चैप्टर का जो आधा पार्ट है ना बच्चों, वो हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। तो अगर आप सभी लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिएगा, फिर यहाँ पर आइएगा। ओके, तो चलो बच्चों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो आप लोगों को बताती हूँ कि पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या समझा था। तो मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि ये जो अनुकूलन है ना, ये अनुकूलन क्या होता है ना। क्या बताया था मैंने आपको कि हर एक सजीव जो भी होते हैं वो अपने परिसर और वातावरण के अकॉर्डिंग, मतलब उसके साथ समन्वय स्थापित करने के लिए उनके जो अंग होते हैं ना बच्चों, उसमें कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, और उसी परिवर्तन का नाम क्या होता है भाई? अनुकूलन होता है। बराबर। फिर हमने यहाँ पर बात करी थी वनस्पतियों का अनुकूलन, यानी कि वनस्पतियों में किस प्रकार से हमें अनुकूलन देखने के लिए मिलता है। जैसे अगर मैं बात करूं कमल की, ठीक है, तो कमल का जो डंठल होता है ना बच्चों, उसमें क्या होता है, देखो वो कुछ इस प्रकार से होता है। अब ऐसा क्यों होता है? ताकि वो पानी के ऊपर क्या कर सके, आसानी से तैर सके। ठीक है, फिर जो मरुस्थलीय प्रदेशों की वनस्पतियां होती हैं उसमें हम किस प्रकार से अनुकूलन देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे नागफनी यानी कि कैक्टस की। तो इसमें अगर आप देखेंगे, अब क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जो कम पानी वाले प्रदेश में भी जीवित रह सकता है, इसीलिए मरुस्थलीय प्रदेशों में ये जो नागफनी है ना बच्चों, इसका पौधा पाया जाता है। ठीक है, और इसकी जो पत्तियां हैं वो कैसे बन चुकी हैं भाई? तो वो बन चुकी हैं इस प्रकार से, कांटे के आकार की। अब इसके पीछे का कारण भी है, कारण मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि फर्स्ट लेक्चर को स्किप मत करो, आप सबसे पहले उसको देखो फिर यहाँ पर आओ। ठीक है, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा था कि जो बर्फीले प्रदेश होते हैं वहां पर किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं बच्चों, तो इस प्रकार की, यानी शंकु जैसी, जिनका शेप कैसा होता है? शंकु के जैसा होता है। देख लो जरा। फिर हमने बात करी थी वनाच्छादित प्रदेशों की वनस्पतियों में अनुकूलन। राइट, ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं, तो दोबारा से पढ़ने का तो कोई मतलब बनता नहीं है ना। चलो अब हमारे मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, जो क्या रहने वाला है प्यारे बच्चों? प्राणियों में अनुकूलन, यानी कि अडेप्टेशन इन एनिमल्स। जो प्राणी होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, सांप देखते हो, मछली देखते हो, और क्या देखते हो, और आप चिड़िया देखते हो। ठीक है, तो ये सभी किस में आते हैं प्यारे बच्चे? ये सब हमारे प्राणियों में आते हैं। अब प्राणियों में हमें कैसे अनुकूलन देखने के लिए मिलता है, इसकी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, अब देखो जमीन पे रहने वाले प्राणी, मतलब जो भी रहेंगे, जैसे मैं यहाँ पे मछली की बात कर लेती हूँ, तो मछली कहाँ पर रहती है बताइए जरा? पानी में रहती है। ठीक है, तो अगर ये पानी में रह रही है तो इसके शरीर का स्ट्रक्चर यानी कि बनावट भी उसी प्रकार से रहेगा कि ये पानी में क्या कर सके, जीवित रह सके, इजिली सर्वाइव कर सके। ठीक है, राइट। वैसे ही जो जमीन पे रहने वाले प्राणी हैं उनमें उस प्रकार से बदलाव होते रहते हैं, उसी को तो अनुकूलन कहा जाता है। ठीक है, तो आइए बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ कि जो जमीन पर रहने वाले प्राणियों की तुलना में पानी में रहने वाले प्राणियों की जो त्वचा है उसके शरीर के आकार में क्या होते हैं, परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पर आप मछली की ही बात कर लो, मछली में क्या क्या होता है? अब क्योंकि इसको पानी में रहना है तो इसके शरीर के ऊपर आप देखेंगे ना बच्चों, तो शल्क होता है। देखो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इसको हम लोग कहेंगे शल्क। ठीक है, देखो इधर लिखा भी है, आप अच्छे से देख लो। फिर उसके बाद अब देखो मछली को क्या करना है भाई? पानी में तैर तैर के जाना है ना, पानी के अंदर उसको क्या करना है? तैरना है। तो वो कैसे तैरेगी? उसके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, इसीलिए क्या बन गया है? इसका पंख यहाँ पर दिया गया है। देखो ये पंखों की पर, ठीक है, परों की मदद से क्या करती है बच्चों? वो पानी के अंदर तैर सकती है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो अब इसको सांस भी लेने की जरूरत पड़ेगी, तो ये सांस कैसे लेती है भाई? तो यहाँ पर इसका गलफड़े होते हैं जिसकी मदद से ये क्या करती है? सांस ले सकती है पानी के अंदर। बात समझ में आई आप सभी लोगों को? जैसे हम लोग जमीन पे रहने वाले प्राणी क्या करते हैं? वायु द्वारा, यानी कि उनके जो फेफड़े होते हैं उनके द्वारा वो श्वसन करते हैं, उसी प्रकार से ये जो मछली होती है ना, वो पानी के अंदर गलफड़ों द्वारा श्वसन क्रिया करती है, यानी कि सांस लेती है। समझ रहे हो? तो इसके शरीर की बनावट इसी प्रकार से है कि वो पानी में क्या कर सके? जीवित रह सके। कौन भाई? मछली। ठीक है, तो वही बताया गया है कि मछली की त्वचा पर शल्क तथा शरीर पर तैरने की सहायता के लिए क्या होते हैं भाई? पर होते हैं। देख लो यहाँ पे इसके पर। ठीक है, और शरीर का आकार कैसा होता है? अब क्योंकि उसको पानी के अंदर तैरना है तो उसके जो शरीर का स्ट्रक्चर है, देखो बच्चों ये यहाँ पे कैसा है? ये देखो सकरा होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है सकरा। सकरा का मतलब क्या हुआ? ये देखो यहाँ से, ये देखो इधर से पतला पतला होते हुए जा रहा है, फिर यहाँ पे थोड़ा मोटा, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में भी कैसा हो गया? पतला पतला हो गया। वैसा क्यों है? ताकि वो पानी में क्या कर सके? आसानी से तैर सके। ठीक है,
देखो, और श्वसन के लिए क्या होते हैं, नाक की जगह गलफड़े होते हैं, आप देख सकते हैं। और पलकें इनकी कैसी होती हैं भाई, पारदर्शी होती हैं। पारदर्शी का मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, यानी जिसके आर पार हम देख सकते हैं। ठीक, इन प्राणियों के शरीर में हवा की क्या होती है बच्चों, थैली होती है, तभी तो ये लोग आसानी से तैर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि जो वस्तु हल्की होती है वो पानी के अंदर तैर सकती है ना, पानी के ऊपर तैर सकती है। तो इसीलिए इनमें क्या होता है भाई, हवा की थैली होती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। वैसे ही और भी जो प्राणी पानी के अंदर रहते हैं उनके बारे में भी हम जरा समझते हैं कि और उनका बनावट किस प्रकार से होता है। जैसे यहाँ पर मैं बात कर लेती हूँ बच्चों, यहाँ पे बत्तख की या फिर मेंढक की। ठीक है, बत्तख और मेंढक की जरा बात करते हैं। तो इनकी जो पैरों की अंगुलियां होती है ना, उनके बीच में क्या होते हैं प्यारे बच्चों, पर्दे होते हैं। आप बोलेंगे इनमें पर्दा, हमने तो घर में पर्दा देखा था, लेकिन इनके पैरों में पर्दा कहाँ पर होता है। तो देखो बच्चों, ये होता है, जैसे ये इनके पैरों की अंगुलियां हैं, अब देखो इनके बीच में क्या है भाई, इस प्रकार से ये पर्दा है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, पर्दा कहा जाता है। अब ये भगवान जी ने क्यों बनाया, क्यों इनको पर्दे की जरूरत पड़ी, क्यों बनाया गया है, तो भाई इसके पीछे का भी कारण है, क्योंकि ये लोग पानी में रहते हैं। अब पानी में क्या करना पड़ेगा, ऐसे डुबक डुबक करके तैरना भी तो पड़ेगा, तो इसीलिए ये चीजें बनाई गई हैं। ठीक है, देखो इनके पैरों के बीच में क्या होते हैं बच्चे, पर्दे होते हैं, जिसकी मदद से वो क्या कर सकते हैं, चप्पू की तरह इसका उपयोग करते हैं पानी में तैरने के लिए। जैसे नाव का चप्पू आपने देखा होगा, जैसे पानी को हम पीछे ठेलते हैं फिर हमारी नाव जो है वो आगे बढ़ती है, उसी प्रकार से ये अपने पैरों की मदद से क्या कर सकते हैं, पानी के अंदर तैर सकते हैं। ठीक है, बत्तख, जलमुर्गी जैसे पक्षियों के पंख और पर तेलीय होने के कारण पानी उन पर से फिसल जाता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक और बात बताई गई है कि बत्तख और जो जलमुर्गी होते हैं ना, इनके पंख और पर कैसे होते हैं, तेलीय होते हैं, जिनके कारण जो पानी है वो इनके पर से क्या होता है बच्चे, फिसल जाता है। यानी पानी उसके ऊपर आप डालेंगे ना तो पानी क्या करेगा, नीचे की तरफ फिसल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बताया जा रहा है कि पैरों के उंगलियों के पर्दे, नम व चिपचिपी त्वचा, त्रिकोणी सिर जैसे कारणों से मेंढक पानी में सरलता से तैर सकता है। आप सोचेंगे ना कि मेंढक को तो हमने जमीन पे देखा है, वो पानी में कैसे रह सकता है, पानी में कैसे तैर सकता है। तो देख लो यहाँ पे बताया गया है कि उनके भी पैरों के बीच में क्या होते हैं बच्चे, पर्दे होते हैं। ठीक है, नम व चिपचिपी त्वचा, यानी कि चिपचिप सी त्वचा आपने देखा भी होगा, और उनका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है बच्चे, त्रिकोणी। त्रिकोणी मतलब कैसा होता है, ऐसा कोन के आकार का। ठीक है, 3 कोन के आकार का, राइट, जिसके कारण मेंढक जो है वो पानी में क्या कर सकता है, सरलता से तैर सकता है। पानी में रहने पर वह त्वचा द्वारा श्वसन करता है। एक और बात समझिएगा, जैसे जो मेंढक होता है, आप बोलेंगे अच्छा ठीक है, चलो हमने मान लिया मेंढक जमीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है, लेकिन अब बात करते हैं श्वसन की। वो पानी में जाता है तो मरता क्यों नहीं है, क्योंकि हम प्राणी अगर पानी में जाएंगे तो बच्चों क्या होगा, हम सांस नहीं ले पाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन वो मेंढक क्यों नहीं मरता। तो भाई इसके पीछे का भी कारण है। देखो, जब वो पानी में रहता है ना तो वो अपने त्वचा द्वारा सांस लेता है, और जब जमीन के ऊपर रहता है तब वो अपने लंग्स यानी कि फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है। मतलब उसमें दोनों रचना भगवान ने करके भेजी है। एक तो जब जमीन पे रहेगा तो अपने लंग्स यानी फेफड़ों के थ्रू सांस ले लेगा, और जब रहेगा पानी में तो उसकी जो त्वचा है ना बच्चों, वही मदद करती है उनको सांस लेने के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे वही बताया गया है कि क्या बताया गया है, देखो पानी में रहने पर वह त्वचा द्वारा श्वसन करता है, जबकि जमीन के ऊपर रहने पर वह फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। इसीलिए तो मेंढक पानी और जमीन दोनों स्थानों पर रह सकता है। ठीक है, और जो मेंढक की पीठ होती है बच्चों, आपने देखा होगा मेंढक का कलर, राइट, आप कभी देखिएगा मेंढक मतलब जमीन पे अगर मेंढक रहेगा ना तो वो आपको बहुत बारीकी ध्यान से जब आप देखोगे तब आपको दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, उसी में मिक्स हो जाता है, यानी कि उसी में मिल जाता है, क्योंकि उसके पीठ का जो कलर है ना बच्चों वो उस प्रकार से होता है कि हम उसको आसानी से पहचान नहीं पाते। जैसे आपने बहुत सारे इंसेक्ट्स भी आपने देखे होंगे, यानी कि कीड़े मकोड़े जो जहां पे रहते हैं ना वो उसी कलर के रहते हैं, राइट। जैसे आपने एक वो देखा होगा, एक ऐसा होता है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, एक कीड़ा टाइप का होता है, राइट, और उसका कलर कैसा होता है बच्चों, ग्रीन होता है, और वो ग्रीन पत्तियों के ऊपर भी रहता है। तो आप जब वहां पर जाएंगे ना तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये यहाँ पर है कि नहीं। बहुत ध्यान से एकदम देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ इसके ऊपर कुछ बैठा हुआ है, समझे। तो इसका भी वो वैसे ही होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने ये सारी चर्चाएं कर ली। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं अडप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स, यानी कि हम अब यहाँ पर उन प्राणियों की बात करने वाले हैं जो कहाँ पर रहते हैं भाई, जो वनाच्छादित यानी कि जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल, ठीक है, वहां पर रहने वाले प्राणी, और जो घास वाले प्रदेश होते हैं, घास वाले प्रदेश, राइट, वहां पे जो रहने वाले प्राणी होते हैं उनमें हम कैसे अनुकूलन देख पाते हैं। आप जरा बच्चों हम इसके बारे में समझते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा शेर, चीता, ठीक है,
और क्या देखा होगा बच्चों, लोमड़ी, जंगली कुत्ता, है ना। तो इनमें क्या होता है, इनके सिंह जैसे मांसाहारी प्राणियों के पैर जो है ना बच्चे वो बहुत मजबूत होते हैं और उनके नखर होते हैं। जैसे आपने शेर तो खैर आपने पास से देखा नहीं होगा, लेकिन आपने नोटिस किया होगा, आपने कहीं चित्र वगैरह में भी देखा होगा, तो उनके क्या होते हैं भाई, एक तो उनके पैर मजबूत होते हैं और दूसरे उनके नखर होते हैं, यानी कि जो उनके नाखून है ना वो काफी मतलब ऐसे होते हैं कि वो आपको क्या कर सकते हैं, ऐसे नोच सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे होते हैं, नोच लेंगे तो भाई आपके खून निकल जाएंगे, तो वो वैसा होता है, ठीक है। और इन प्राणियों के क्या होते हैं बच्चे, नुकीले रदनक होते हैं। अब आप बोलेंगे कि टीचर रदनक क्या है ये बता दो, तो देखो जैसे रदनक क्या है बच्चों, ये दांत का ना एक प्रकार होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं अपने दांतों की बात करूं तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारे आगे के ये जो देखो ऊपर वाले ये जो 4 दांत होते हैं ना, इनको हम कहते हैं इंसीजर, ठीक है, इंसीजर, क्योंकि ये मतलब ये हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे बच्चे, हिंदी में इसको कहते हैं कृंतक, कृंतक, ठीक है। तो ये काटने के लिए, कोई सामान हमको काटना है तो उसके लिए हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इन्हीं 4 के बगल में दोनों साइड में आप देखेंगे ना तो कैसे दांत होते हैं, उनको हम कहते हैं दोस्तों ये रदनक यानी कि कैनाइन कहते हैं, ठीक है। आप देखेंगे ये नुकीले टाइप का होता है, और कुत्ते में भी अगर आप देखेंगे ना तो ये दांत आपको देखने के लिए मिलेगा। अब उनको ये दांत क्यों मिला हुआ है बताओ जरा, तो मैं बताऊं, ये देखो ये मांस वगैरह, क्योंकि शेर चीता लोग क्या खाते हैं भाई, मांस खाते हैं, तो मांस को फाड़ने के लिए कोई ना कोई दांत इनके पास होना चाहिए ना, तो वो नुकीला सा दांत होता है जिसकी मदद से वो मांस को फाड़ करके खा सकते हैं, समझे। तो इसको कहा जाता है बच्चे रदनक, समझ में आया। देखो ये वाली जो दांत है ना, अगर मैं दांत बनाऊं, दांत तो मेरे से बनेगा नहीं, फिर भी लेट्स ट्राई। देखो ये आगे के 2 दांत, फिर इधर से एक है, इधर से एक है, चलो ये तो हो गया। फिर इसके बगल में आप देखेंगे ना तो ऐसे दांत यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। तो वो उनको क्या कहा जाता है बच्चों, रदनक कहा जाता है। तो ऐसे ही शेर में भी होते हैं, ठीक है। तो इन दांतों का क्या उपयोग है, मैंने बताया ना, मांस फाड़ने के लिए इसका वो लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। चलो और आप लोगों को बताती हूँ शेर के बारे में, मतलब यही जानवरों के बारे में, कि शेर के पैरों के तलवे कैसे होते हैं बच्चे, गद्दीदार होते हैं, जैसे हम गद्दा देखते हैं ना वैसे। अब इसके पीछे का क्या कारण है, क्योंकि देखो अब शेर एक ऐसा प्राणी है जो शिकार करके ही खाएगा दूसरों जानवरों को, है ना। जैसे उनसे जो छोटे कैटेगरी में आने वाले जानवर हैं उनका वो शिकार करेगा, उनको मारेगा और तब जाके खाएगा, ठीक है। तो अब देखो भाई उन्हें शेर को क्या करना है, जानवरों को मारना है, तो उसके वो गद्दीदार पैर इसीलिए होते हैं ताकि वो चुपचाप से उन तक पहुंच पाए और उनको आसानी से मार पाए। अगर उसके पैर वैसे नहीं होते तो पहले ही जानवरों को पता चल जाता कि इधर से शेर आ रहा है और वो लोग भाग जाते, फिर तो शेर को खाना मिल ही नहीं पाता, ठीक है। तो इसीलिए उसके वो गद्दीदार जो पैर है वो होते हैं, ठीक है। देखो जिससे उसकी आहट भक्ष्य को नहीं होती, मतलब जो उसका भक्ष्य है, जो शेर का भोजन है, उसको पता नहीं चलता कि पीछे से शेर आ रहा है, और फिर वो सरलता से अपने शिकार को पकड़ लेता है और खा लेता है, ठीक है। और मांसाहारी प्राणियों की जो आंख है बच्चों वो कहाँ पर होती है, इसका स्थान होता है उसके सिर के बाहरी और सामने की तरफ होता है, जैसे आप इस शेर को देख सकते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि वो दूर स्थित अपने शिकार को देख सके, इसीलिए उनके जो आंख है ना वो इस तरीके से बनाए गए हैं, ठीक है। बात समझ में आई। तो चलो भाई, तो यहाँ पर हमने जो मांसाहारी प्राणी थे उनकी बात कर ली, अब जरा शाकाहारियों की भी बात कर लेते हैं, है ना। शाकाहारियों ने हमारा क्या बिगाड़ा है, उनके बारे में भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो शाकाहारी प्राणियों की जो आंखें हैं ना बच्चों, उनका स्थान कहाँ पर होता है, तो वो कपाल के नीचे और बगल में होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन आंखों के द्वारा वो क्या कर सकते हैं, अपने आसपास का ज्यादा परिसर जो है वो उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनकी आंखें इस प्रकार से होती हैं जो उनको शत्रु यानी कि जो दुश्मन होते हैं उनसे बचने में सहायता करती है, क्योंकि वो दूर तक देख सकते हैं, अरे कहीं पे हमारा शिकार करने वाला तो नहीं खड़ा है। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, पहले से देख लेंगे, फिर वहां से भाग जाएंगे, वो उस तरफ जाएंगे ही नहीं, है ना। और शाकाहारी प्राणियों के पैर कैसे होते हैं बच्चे, सकरे होते हैं, यानी कि मतलब ऐसे पतले होते जाते हैं, सकरे और पतले होते हैं। इस कारण वे क्या कर सकते हैं, छलांग लगा करके तेज तेज दौड़ पाते हैं, ठीक है। और ऐसे प्राणियों के हिलने वाले लंबे कान दूर से आने वाली आवाज की आहट सुन सकते हैं। इनके कान भी कैसे लंबे लंबे होते हैं ना, तो वो क्या कर सकते हैं, दूर से आने वाले कोई आहट भी होती है ना उसको सुन सकते हैं। जैसे आप लोगों ने कुत्ते को देखा होगा, कुत्ते के कान कितने लंबे होते हैं बताओ जरा, है ना। तो अगर आप कुत्ता सोया रहेगा और आप वहां से गुजरोगे ना तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ से कोई ना कोई तो गया है, ठीक है। और आगे देखेंगे, और भी यहाँ पे कुछ प्राणियों के नाम लिखे गए हैं, जैसे कि हिरण हो गया, सांभर हो गया, ठीक है।
तो आदि का रंग जो है वो परिसर से मिलता जुलता होता है। वनस्पतियों के तने चबाकर खाने के लिए उनके दांत कैसे होते हैं भाई? मजबूत होते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे कि टीचर ये सांबर क्या है, तो ये एक प्रकार का प्राणी है, आप इसको गूगल पे सर्च करके देख लेना, इसका फोटो समझ में आ जाएगा। बाकी हिरन के बारे में तो आप जानते ही हैं, जिसकी सींग होती है, राइट। चलो, तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मरुस्थलीय प्रदेशों में प्राणियों में अनुकूलन। ठीक है, तो कैसे होता है? जैसे मरुस्थलीय प्रदेश में सबसे फेमस प्राणी कौन है भाई? देख लो, ये ऊंट दादा है ना। तो अब ऊंट का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है कि इसका मुंह देखोगे, इसकी नाक देखो यहाँ पे, इसके आगे ये पूरी त्वचा से ढकी हुई है, फिर इसकी पलकें भी आप देख सकते हो कैसे बनाई गई हैं। तो क्या है भाई इसके पीछे का कारण? देखते हैं। तो देखो, मरुस्थलीय प्रदेश में पानी का अत्यंत अभाव होता है, जैसे कि हम सभी लोगों को मालूम है। शरीर में पानी बनाए रखने के लिए वहां रहने वाले प्राणियों की त्वचा कैसी होती है भाई? मोटी होती है ना, क्योंकि अगर पतली रहेगी तो पानी तो भाई निकल के बाहर ही चला जाएगा, राइट। तो इसीलिए इनकी त्वचा कैसी होती है? मोटी होती है, ताकि इनके शरीर में जो पानी है वो बना रहे। ठीक है, और पैर लंबे और तलुए कैसे होते हैं? गद्दीदार और चौड़े होते हैं। ठीक, ताकि क्योंकि आप लोगों को मालूम है अब मरुस्थलीय प्रदेशों में बालू बालू होता है, और बालू कितना गर्म होता है, तो इसलिए इनके जो पैर है वो इस प्रकार से बनाए गए हैं, एक तो लंबे और दूसरे गद्दीदार, ताकि उनको ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। और नाक पर त्वचा की क्या होती है बच्चों? संरक्षण मोड होती है, जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हैं। और मरुस्थलीय प्रदेश के जो चूहे हो गए, मकड़ियां हो गए, सांप, गिरगिट, ये सब क्या करते हैं? जमीन में गहरे बिल बना करके वहां पे रहते हैं। देख लो, ये सब यहाँ पे चित्र वगैरह भी दिया गया है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे स्नोवी रीजन जो होता है, यानी कि जो हिम प्रदेश है बच्चों, उन वहां पे रहने वाले प्राणियों में अनुकूलन कैसे होता है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ लिखा तो नहीं है, लेकिन हाँ, आपको एक काम इन्होंने जरूर दिया है ना। अभी टेक्स्ट बुक वालों ने आपको एक काम दे दिया, करना क्या है आपको? देख लो भाई, जैसे ये सब कहाँ पे रहते हैं? हिम प्रदेश में रहने वाले प्राणी हैं। याक, ध्रुवीय भालू, सफेद लोमड़ी, पर्वतीय भेड़, रुपहली लोमड़ी, साइबेरियन हस्की कुत्ता, हिम तेंदुआ, इन प्राणियों के, और देखो इतने प्राणी, और जो विषुवत वृत्तीय वनों के इसी जाति के प्राणियों के चित्रों को इंटरनेट से प्राप्त करो और उनकी तुलना करो। पहले तो जो हिम प्रदेश में रहने वाले प्राणी है, देखो इनके नाम यहाँ पे हमने दिया है। ठीक है, और जो विषुवत वृत्तीय प्रदेशों में रहने वाले प्राणी है, विषुवत वृत्तीय मतलब क्या? जैसे ये हमारा है बच्चों, ये है हमारा पृथ्वी। ठीक है, तो ये जो इसका इक्वेटर होता है, इसके आसपास वाला जो रीजन है ना, यहाँ पर जो रहने वाले प्राणी है बराबर, तो उनका भी आप पूरा डेटा निकालिए, पूरा इंफॉर्मेशन निकालिए, और दोनों को आप कंपेयर कीजिए। आपको क्या क्या विभिन्नताएं दिखाई देती हैं उनको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपको खुद से करना है। करेंगे ना सब लोग? गूगल तो आप सभी लोगों के पास है, तो बस सर्च करो। देखो यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, और विषुवत वृत्तीय प्रदेश में रहने वाले जो प्राणी है उनको भी सर्च करो, और फिर दोनों को कंपेयर करो कि इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए, तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और बात बता देती हूँ। देखो, हिम प्रदेश में जो रहने वाले सभी प्राणी होते हैं, जहाँ जो यहाँ पर इनके नाम बताए गए थे, इसमें क्या होता है कि प्राणियों की त्वचा पर लंबे और घने बाल, सफेद या रुपहला रंग जैसी विशेषताएं हैं, और इन विशेषताओं का उन्हें क्या उपयोग होता होगा? सोचो जरा, मैंने आपसे क्या कहा कि इनके जो त्वचा पर लंबे बाल और घने, मतलब लंबे घने बाल, और सफेद व रुपहला रंग होता है। तो बताओ बच्चा, ऐसा क्यों होता है? घने घने बाल इनके क्यों होते हैं? ताकि देखो, क्योंकि अब ये ऑलरेडी ठंडे वाले प्रदेश में रह रहे हैं, तो इनके घने घने बाल होने की वजह से क्या होगा? ठंडी कम लगेगी। आपने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में आप जरा बाल खोलो, कितनी गर्मी हो जाती है कि नहीं? वही ठंडी के मौसम में बाल खोलो, हमको गर्मी नहीं होती है, उल्टा हमको ठंडी नहीं लगती है ना। ऐसे ही तो होता है कि हमको मतलब मैं यहाँ पे ठंडी, मान लीजिए ठंडी का मौसम है, ठीक है, और आपने क्या कर रखा है? बाल को खुले रखा है। ठीक है, तो आपको ना यहाँ से लेके यहाँ तक ज्यादा ठंडी महसूस नहीं होगी। लेकिन वही गर्मी के मौसम में आप बाल जो है उसको खुले रख लो, फिर क्या होगा बच्चों? फिर हमको कितनी गर्मी होने लगती है। तो वही बात है, इनके घने घने बाल इसीलिए होते हैं ताकि ये ठंड से क्या कर सके? बच सके। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं भाई वायवीय प्राणियों में अनुकूलन, यानी कि जो हवा में उड़ने वाले पक्षी होते हैं, प्राणी होते हैं, इनमें कैसे अनुकूलन होता है? बताओ जरा। देखो, सबसे पहला तो अनुकूलन में आप लोगों को बताऊं क्या है। देखो, सुंडाकार शरीर, यानी इनका जो शरीर है वो कैसा होता है भाई? एक सुंडाकार होता है। सुंडाकार का मतलब क्या हुआ? देखो, आगे से ऐसे पतला होगा, ऐसे गया, पीछे से भी पतला हो जाएगा, देख रहे हो? इस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर होता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे आपने हवाई जहाज भी देखी होगी, हवाई जहाज कैसा होता है? इन्हीं के जैसा ही तो होता है ना। और हवाई जहाज का अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो वो इन्हीं से लिया गया है, बराबर। उसका भी स्ट्रक्चर देखना इन्हीं के जैसा होता है, आगे से ऐसे मोड़ करके फिर
पीछे भी जाकर के उसी तरीके से बना हुआ होता है, राइट। तो ये बात हो जाती है। अब ऐसा क्यों किया गया है? ताकि वो हवा में क्या कर सके, आसानी से उड़ सके, है ना, हवा को चीरते हुए ये आगे बढ़ सके। और दूसरी बात, इनमें क्या होता है भाई, ये पंख होता है। क्यों पंख होता है? ताकि ये क्या कर सके, हवा में ऊंचा ऊंचा उड़ सके, ठीक है। तो वही बातें यहाँ पर दी गई है। तो आप देख लो कि पक्षियों का शरीर दोनों तरफ से कैसा होता है, शुंडाकार होने के कारण उन्हें उड़ते समय हवा का अवरोध नहीं होता, रुकावट नहीं होती हवा की, है ना। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और शरीर पर पंखों का क्या होता है बच्चों, आवरण होता है। देख लो, ये इनके पंख होते हैं, ठीक है। आगे के पैरों का पंखों में रूपांतरण खोखली हड्डियों से बने हल्के शरीर के कारण पक्षी हवा में उड़ने के लिए अनुकूलित हुए हैं। मतलब और इनमें क्या क्या होता है, तो इनके जो आगे वाले पैर होते हैं, जैसे अभी हमारे 4 मतलब देखा जाए तो 2 हाथ और 2 पैर है, ठीक है। तो इनके जो आगे वाले 2 पैर है ना बच्चों, उनका क्या बन चुका है, मतलब किसमें रूपांतर हो चुका है, तो वो रूपांतर हो चुका है पंख में, ताकि ये क्या कर सके, उड़ सके। और जो इनका शरीर होता है बच्चों, मतलब खोखली हड्डियों से बना हुआ, मतलब इनकी जो हड्डियां है ना वो कैसी होती है, खोखली होती है, ताकि ये हल्के रहें। और हल्के रहेंगे तो क्या होगा, ये हवा में क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, ठीक है। चलो अब आप लोगों को और भी बातें बताती हूँ। जैसे जो कीटक होते हैं यानी कि इंसेक्ट्स होते हैं, बराबर। कीटकों का शरीर भी कैसा होता है, शुंडाकार और हल्का होता है। पंखों की 2 जोड़ियां और 6 पतले पैर होते हैं। ऐसी रचना के कारण जो कीटक हैं वो हवा में उड़ सकते हैं। मतलब जो इंसेक्ट्स वगैरह है उनमें भी इसी प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर होता है। उनका शरीर कैसा होता है बच्चे, शुंडाकार होता है। जो पंखों की 2 जोड़ियां होती हैं और जो 6 पतले पैर होते हैं वो किसमें मदद करते हैं, तो देखो ये हवा में उड़ सकते हैं, बराबर। और आप लोगों ने इनको चलते हुए भी देखा होगा, कैसे, क्योंकि उनके पैर भी तो होते हैं, तो वो पैर से चल भी सकते हैं और पंख से वो उड़ भी सकते हैं। आपने ये वो तितली देखी होगी, वो जो हेलीकॉप्टर के शेप की रहती है, उसके पंख भी तो होते हैं, आपने देखा होगा, राइट। तो वही बातें हैं। और चमगादड़ आप लोगों ने देखा है कि नहीं, मैंने तो देखा है, मेरे गाँव में चमगादड़ होती थी। और तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो उनका जो पंख है ना बच्चों, वो कैसे होता है, देखो उंगलियों में पर्दे होने के कारण वह उड़ सकते हैं। मतलब अगर वो अपने पंख ऐसे फैलाएंगे ना, आप देखेंगे ऐसे पर्दे पर्दे बने रहेंगे, ठीक है, उंगलियों के बीच में, बराबर। तो वो ऐसा क्यों होता है, ताकि वो क्या कर सके, आसानी से उड़ सके, ठीक। चलो बच्चों, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरीसृप प्राणियों में अनुकूलन, यानी कि जो रेंगने वाले प्राणी होते हैं, अब उनमें कैसे अनुकूलन होता है। और रेंगने वाले प्राणियों में क्या क्या आ जाएंगे, तो सांप आ जाएगा, छिपकली आ जाएगी, केंचुआ भी इसके अंदर आ जाएगा। ये देखो भाई, ये टर्टल यानी कि कछुआ, ये भी तो आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे देखो, सांप केंचुए जैसे रेंगते हैं, इसका तुम दूर से निरीक्षण करो। रेंगते समय वे किन अंगों का उपयोग करते हैं, क्या उस हेतु कुछ विशेष परिवर्तन हुए दिखाई देते हैं, इन परिवर्तनों को नोट करो। तो ये आपको इन्होंने काम दे दिया, एक सवाल पूछ दिया, पर आप चिंता मत करो, सवाल का जवाब हमको आगे मिल जाएगा। देखो, छिपकली हो गई, गिरगिट, मगरमच्छ जैसे प्राणी अपनी पेशियों का विशिष्ट प्रकार से उपयोग करके रेंगते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, छिपकली तो सबने देखी होगी। छिपकली कैसे, जो उसके मसल्स होते हैं, पेशियां होती हैं, उनका यूज करके वो क्या करते हैं, रेंगते रहती है ना। वैसे ही सांप में भी होता है, ठीक है। उसी के अनुसार उनकी त्वचा, पंजे और विशिष्ट रंग में अनुकूलन हो जाता है। जैसे छिपकली और गोह के पंजे नाखून युक्त एवं पतले होते हैं और सांप की त्वचा शल्क वाली होती है। आप लोगों ने देखा होगा, देख लो यहाँ पे ये रही छिपकली, देखो इसके नाखून कैसे हैं, है ना। मतलब वो उस प्रकार से उनके शरीर में हमको चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे उनका रहन सहन होता है, जैसा वातावरण होता है। जैसे आप इसका भी देख लो, इसके ऊपर भी क्या होते हैं भाई, शल्क होते हैं, ठीक है। चलो अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, भोजन ग्रहण के लिए प्राणियों में अनुकूलन। यानी अब ये प्राणी है भाई, तो इनको खाना भी तो खाना पड़ेगा, तो अब खाने के लिए इनमें क्या अनुकूलन होता है। जैसे मैं छिपकली की बात करूं, अब छिपकली दीवारों पर रहती है, आपने देखा होगा छिपकली जब इंसेक्ट्स को खाती है ना, छोटे छोटे कीड़ों को, तो उसके जीभ कितने लंबे निकलते हैं। क्यों, क्योंकि वो उसके भोजन है, मतलब वो क्या कर सकती है, दूर से ही तो कीड़े को पकड़ सकती है, इसीलिए उसके जीभ कैसे होते हैं बच्चों, लंबे होते हैं, बराबर। क्योंकि उसको भोजन भी तो चाहिए, भोजन नहीं मिलेगा तो जिएगी कैसे। वैसे ही और आप लोगों को अगर बताओ तो देख लो, ये सांप का मुंह का स्ट्रक्चर ऐसे है, इतना बड़ा खुल सकता है ताकि वो क्या कर सके, अपने शिकार को पकड़ सके, ठीक है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो तितली, अब तितली को क्या करना है, फूलों का रस चूसना है। तो फूलों का रस चूसने के लिए उसमें क्या लगा होता है, ऐसे पाइप जैसी देखो ना यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, उसको चूस सके, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। चलो एक बार हम पढ़ लेते हैं। प्राणियों का शाकाहारी और मांसाहारी इन 2 समूहों में वर्गीकरण किया जाता है ना। प्राणी में क्या होते हैं, एक तो शाकाहारी होते हैं, दूसरे मांसाहारी होते हैं। इसके लिए विशेष परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं। इस आधार पर प्राणियों के लिए भोजन ग्रहण करना आसान होता है। उसके बारे में अधिक जानकारी हम लोग
कौन से पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों? पोषण जो हमारा पार्ट है ना उसमें हम अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं। देखो मेंढक, सांप, पक्षी, मच्छर, तितली जैसे प्राणी अपना भक्ष्य कैसे पकड़ते हैं और खाते हैं, इससे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए डिस्कवरी नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर विविध कार्यक्रम देखो। फिर से इन्होंने आपको काम दे दिया कि ये जो, क्योंकि देखो ये साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ ठीक है आपको टेक्स्ट बुक से भी बहुत सारी बातें पता चलेंगे, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी होती हैं जो आप जब अपनी आंखों से देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो वही बोला गया है कि डिस्कवरी चैनल आप सभी लोगों को मालूम होगा, तो आप उस चैनल को देख सकते हो, वहां से आपको पता चलेगा कि ये लोग जो है वो किस प्रकार से अपना जो भोजन है ग्रहण करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले भाई? परिसर समरूपता के लिए प्राणियों में अनुकूलन। अब ये टॉपिक क्या है, इसमें क्या बोल दिया इन्होंने, तो पढ़ लो इंग्लिश में। एडेप्टेशन एज पर सिमिलैरिटीज एनवायरमेंट। जैसे अभी जो मैंने आप लोगों को बीच में बताया भी था कि कुछ प्राणी ऐसे होते हैं, जैसे मैं बात करती हूँ गिरगिट की। गिरगिट मतलब छिपकली के जैसा ही होता है, लेकिन वो बाहर रहता है, यानी घर में नहीं रहता वो गिरगिट, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ना बच्चों, तो वो जहाँ पे जिस जगह पे रहेगा उसका कलर वैसा ही हो जाता है। अगर वो हरे पेड़ पौधों पे है तो उसका कलर हरा हो जाता है, अगर वो मिट्टी पे है तो उसका कलर कैसा हो जाता है बच्चों? मिट्टी कलर हो जाता है ना। गिरगिट्टा आप लोगों ने देखा होगा। तो वो क्या है, वो एक टाइप से देखा जाए तो अनुकूलन ही तो है ना। और ऐसा क्यों होता है? ताकि जो हम मतलब नजर है वो उसके ऊपर ना पड़ पाए, क्योंकि वो पूरा उसी में मिक्सअप हो जाता है। आप देखना अगर वो पेड़ के ऊपर रहेगा ना, हरे भरे पेड़ों के ऊपर, तो वो भी उसी कलर का होता है। बहुत पास से आप जाओगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर कुछ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि विभिन्न रंगों के गिरगिट, देखो यहाँ पे गिरगिट का नाम भी दे दिया। हाँ, और टिड्डे मैं आपको बता रही थी, जो हरा हरा होता है और ये हरे पत्तियों पर भी होता है, मतलब हरे पत्तियों पर होता है। तो वो हरी पत्तियां और जो टिड्डा है, आप दोनों को देख करके डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे। जब आप बहुत पास से जाओगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ इस पौधे पे टिड्डा बैठा हुआ है, ठीक है। आमतौर पर हमको दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि वनस्पतियों पर, घास में या वृक्षों के तनों पर रहते समय उनके शरीर का रंग उस स्थान से मिलता जुलता हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ और बातें बताई गई हैं कि अधिवास यानी रहने के दौरान, रहने के अनुसार, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार विशिष्ट परिवेश में जीवित रहना, प्रजनन द्वारा स्वयं का अस्तित्व बनाए रखना, भोजन प्राप्त करना, शत्रु से स्वयं का रक्षण करना, जैसे अनेक कारणों के लिए शरीर के अंगों व क्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों को अनुकूलन कहते हैं। बताओ बच्चों अनुकूलन किसको कहते हैं? तो मैंने आप लोगों को बताया ना अनुकूलन, वो तो जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ा था उसको आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। बाकी ये भी यहाँ पे पढ़ लो कि अनुकूलन किसको कहते हैं। तो सुनो, अधिवास के अनुसार, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार, यानी आपकी भौगोलिक परिस्थिति कैसी है, आप किस एनवायरमेंट में रह रहे हो, ठीक है। और विशिष्ट परिवेश में जीवित रहना, प्रजनन द्वारा स्वयं का अस्तित्व बनाए रखना, भोजन प्राप्त करना और शत्रु से स्वयं का रक्षण करना, जैसे अनेक कारणों के लिए शरीर के अंदर शरीर के अंगों व क्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों को ही क्या कहा जाता है बच्चों? अनुकूलन कहा जाता है। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि गिरगिट, अब वो जहां पर रहेगा उसके शरीर का कलर वैसा ही हो जाएगा। तो ये क्या है? ये कुछ नहीं बल्कि क्या है बच्चों? अनुकूलन ही तो है, ठीक है। चलिए, तो एक और बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो अनुकूलन हम बोल रहे हैं, तो ये कोई तुरंत होने वाली प्रक्रिया नहीं है कि आज आपने देखा कि छिपकली के पैर हैं, कल सुबह उठ के देखा तो छिपकली के पैर गायब, ऐसा कुछ नहीं होगा। अनुकूलन एक दिन में या तुरंत होने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसको होने के लिए सालों साल लग जाते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। हजारों वर्ष पूर्व के प्राणियों और वर्तमान समय के प्राणियों के शरीर में दिखाई देने वाला परिवर्तन परिस्थिति अनुसार होने वाला अनुकूलन ही है। इस विविधता का रक्षण करना क्या है? हमारा कर्तव्य है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन, इन्होंने किसका सिद्धांत दिया था बच्चों? उत्क्रांति का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो अब इनके बारे में भी जान लेते हैं कि ये कहते क्या है। तो देखो यहाँ पे दो सिद्धांतों की बात की गई है। वैसे तो इन्होंने और भी सिद्धांत दिए थे, लेकिन अब जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है उतना ही हम पढ़ेंगे, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा आप पढ़ोगे ना जब धीरे धीरे आगे जाओगे तब। अभी 8वीं बचा हुआ है, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, है ना। तो इसमें आप इसको और भी डिटेल में पढ़ोगे। अभी आपके टेक्स्ट बुक में जितना दिया है बस हम उतना ही पढ़ेंगे, ओके। तो देखो भाई,
चार्ल्स डार्विन इस जीव वैज्ञानिक ने क्या किया, अनेक प्रकार के प्राणियों और वनस्पतियों का अध्ययन करके यह सुझाव दिया, क्या सुझाव दिया कि पर्यावरण में जो सजीव जीवित रहने के लिए सर्वाधिक सक्षम होते हैं, यानी जो ज्यादा कैपेबल होते हैं, उनके जीवन की संभावना क्या होती है, सर्वाधिक होती है। यानी कि जो जितना कैपेबल है, मान लो एक ऐसा प्राणी है जो अपने आप को सुरक्षित ही नहीं रख सकता, ठीक है, अगर कोई शिकारी आया उसका तुरंत शिकार कर लिया, या फिर वो एनवायरमेंट चेंज हुआ तो वो मर गया, तो भाई वो मर ही जाएगा, वो जीवित नहीं रह सकता। जिसके अंदर क्षमता होगी वही जीवित रह पाएगा, वरना वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, जो दोस्तों सक्षम रहेगा जीवित बचेगा का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। और ये सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। क्लियर हुआ, इसे ही क्या कहा जाता है, डार्विन का पहला सिद्धांत कहा जाता है। अब उसके बाद इन्होंने एक और सिद्धांत दिया था बच्चों, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई सजीव उसे फायदेमंद साबित होने वाली विशेषता लेकर जन्म लेता है और टिक पाता है, मतलब उसमें कुछ बदलाव हुए, उसके साथ वो जन्म लिया और सोचो वो टिक गया, यानी उससे उसको कुछ नुकसान नहीं हुआ, उल्टा उसको फायदा ही हुआ, तो फिर क्या होगा, उसकी जो अगली पीढ़ी होगी ना वो भी उसी के समान बनती जाती है। और इसी को क्या कहा जाता है, डार्विन का दूसरा सिद्धांत, यानी कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत हम कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो प्राकृतिक चयन समझ में आया, जो जीव विद्या को बहुत इजी है, सक्षम रहेगा वही बचेगा, यानी जिसके अंदर एबिलिटी है जीने की, राइट, सरवाइव करने की, वही जी पाएगा, वरना जिसके अंदर नहीं है भाई वो तो खत्म हो जाएगा, ओके, उसका पूरा जो अस्तित्व है वही चला जाएगा। और प्राकृतिक चयन क्या है कि अगर आप किसी बदलाव के साथ जन्म ले रहे हो और आप टिक गए, मतलब आपको कुछ नुकसान नहीं हुआ, आप जी गए, तो फिर समझो कि आपके जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उसी प्रकार से बनेगी। और इसी को क्या कहा जाता है भाई, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। चलो दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सजीवों का वर्गीकरण, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग कितने सारे सजीव देखते हैं, है ना। एक तो वनस्पतियां हो गई, दूसरे हमारे प्राणी हो गए, है ना। और वनस्पतियों में भी अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां होती हैं, प्राणियों में भी हमें कितने सारे डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। तो इतने सारे जीव हैं, सजीव हैं, ठीक है। तो सोचो अगर हम सबको एक साथ पढ़ने लगे तो भाई क्या पढ़ पाएंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी बनानी पड़ेगी ना। जैसे आपके स्कूल में कैटेगरी बनाई गई है कि क्लास फर्स्ट के बच्चे एक जगह एक क्लास में बैठेंगे, क्लास सेकेंड के बच्चे इधर बैठेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ कैसे यहाँ पे डिवीजन किया गया है। और देखो ये भी तो होता है कि अगर क्लास 9 में बहुत सारे ज्यादा बच्चे हो गए तो फिर उनमें भी डिवीजन कर दिया जाता है। अब ये क्लासिफिकेशन टीचर क्यों करते हैं, ताकि हम इंडिविजुअली हर एक बच्चे के ऊपर ध्यान दे पाए, वरना सबको एक साथ पढ़ाते तो क्या होता, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो वही बात इसमें भी हो जाती है, इतने सारे जो प्राणी हम लोगों को दिखाई देते हैं, इतनी सारी इतना विशाल जो सजीव सृष्टि है, इसका एक साथ अध्ययन करना ये तो संभव नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो चलो आप लोगों को यहाँ पे हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण का पदानुक्रम जो कि दिया गया था बच्चे, किसके द्वारा, ये कार्ल लिनियस के द्वारा दिया गया था। इसको हम जरा एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखो, अगर आपसे ये एग्जाम में पूछा गया ना दोस्तों, तो ये पूछा जाएगा यहाँ पे, ये जो वर्गीकरण का पदानुक्रम यानी कि हायरार्की है वो पूछा जाएगा। जैसे मान लो कोई भी आप ले लो, मतलब कोई भी सजीव ले लो, ठीक है। तो अगर हमें क्या करना है, उसकी हायरार्की को समझना है, तो देखो सबसे पहले नंबर पे आता है बच्चों आपका सृष्टि, फिर उसके बाद आता है संघ यानी कि फाइलम, थर्ड नंबर पे आता है आपका वर्ग, चौथे नंबर पे क्रम, पांचवे पे आ जाता है फैमिली यानी कि परिवार, छठे पे हम लोग बात करेंगे वंश की, और सातवें नंबर पे बात करेंगे भाई जाति की, ठीक है। यानी पहले क्या पूछा जाएगा, इसका किंगडम क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पे संघ क्या है, फाइलम, मतलब संघ इंग्लिश में क्या कहा जाता है बच्चों, फाइलम कहा जाता है। फिर वर्ग यानी कि क्लास, फिर उसके बाद इसका क्रम आएगा, फिर उसकी फैमिली, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका वंश, और लास्ट में आता है बच्चों जाति। तो ये है वर्गीकरण का पदानुक्रम। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे मैंगो की अगर मैं बात करूँ तो मैंगो जो है वो कौन से किंगडम में आता है, तो वो प्लांट में आता है, ठीक है। और मानो किस में आता है, एनिमेलिया में आता है, ठीक है। तो ये कार्ल लिनियस ने क्या किया था, जितने भी सजीव थे ना, हालांकि इनका जो एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था वो बाद में फेल हुआ, वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने क्या किया था, जितने भी सजीव हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक को इन्होंने कह दिया भैया प्लांटे, और दूसरे को कह दिया एनिमलिया। समझ में आया, प्लांट्स और एनिमल्स, इस प्रकार से इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया था। लेकिन बाद में फिर नए नए वैज्ञानिक आते गए, आगे वैज्ञानिक आते गए, और इन्होंने कहा कि भाई तुम गलत बोल रहे हो, और भी तो प्राणी है, उनको भी तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको भी तो जगह स्थान देना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे वैज्ञानिक आए और इन्होंने इनके इस बात को क्या कर दिया, बाद में वो फिल कर दिया। तो वो तो आपको घर नहीं पढ़ना है, वो तो आप आगे पढ़ोगे, अभी बस आप इतना समझिए, ठीक है।
तो ये जो पदानुक्रम है बच्चों, इसको याद रखोगे। सबसे पहले बताओ सृष्टि आती है, फिर उसके बाद संघ, उसका संघ क्या है, देन वर्ग आएगा, क्रम, परिवार, वंश और जाति। ठीक है, चलो अच्छा एक और बात यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप लोगों को बताती हूँ। जैसे मान लो कि आपकी कल्पना कीजिए, सोचिए, आपकी क्लास में कबीर और किरण नाम के 4 विद्यार्थी हैं, यानी मान लो कि 2 कबीर है 2 किरण है। ठीक है, तो अब मान लो कि मैं बुलाती हूँ किरण, अब दोनों किरण है, मुझे एक ही किरण की बात करनी है, तो बस मैं किरण बोलूंगी तो चलेगा क्या? क्या करना पड़ेगा? उसका जो सरनेम है मुझे उसके साथ बुलाना पड़ेगा। जैसे मान लो एक किरण गुप्ता है, एक किरण को कुछ भी ले लेते हैं, एक किरण मिश्रा है। ठीक है, तो अगर मुझे किरण मिश्रा को बोलना है तो मैं क्या बोलूंगी? किरण मिश्रा। अगर किरण क्या कहा था मैंने? गुप्ता, अगर उसको बुलाना है तो मैं क्या कहूंगी बच्चों? किरण गुप्ता। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया? 2 वर्ड का यूज किया, एक तो उसका पहला नेम और दूसरा उसका जो सर नेम था उसका मैंने यूज किया, और तब जाके मैंने उस पर्सन को बुलाया। राइट, समझ में आ रहा है? ठीक उसी प्रकार से जो भी प्राणी होते हैं ना दोस्तों, उनका जब नाम यहाँ पर बोला जाता है, जैसे वैज्ञानिक लोग जब नाम बोलते हैं ना किसी प्राणी का, तो वो किस प्रकार से बोलते हैं जानते हैं आप सभी लोग? जैसे मान लो अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, अगर वो लोग मनुष्य की बात करेंगे तो मनुष्य को क्या कहा जाता है? मनुष्य का साइंटिफिक नेम क्या है जानते हो? होमो सेपियंस। हम सब क्या है बच्चों? हम सब होमो सेपियंस है। वैसे ही यहाँ पर ये देखो, मैंगो का अगर साइंटिफिक नेम बताए तो क्या होता है? मैग्नीफेरा होता है। ठीक है, मतलब 2 नाम से द्विनाम पद्धति, देखो ये कार्ल लिनियस ने द्विनाम पद्धति दी थी ना, यानी कोई भी आप सजीव ले लो, उसका अगर वैज्ञानिक नाम आप बोलना चाहोगे तो क्या करना पड़ेगा? आपको 2 शब्दों से बुलाना पड़ेगा। पहला शब्द जो है वो बताएगा उसके जीनस को, यानी कि उसके वंश को, और दूसरा बताएगा भाई उसके जाति को। ठीक है, जैसे हम ह्यूमन क्या है? होमो सेपियंस है ना, मनुष्य क्या है बच्चों? होमो सेपियंस। ये जो होमो है ये बता रहे हैं हमारे जीनस को, और जो सेपियंस है वो बता रहे हैं हमारी जाति को, कि हम किस जाति में आते हैं, सेपियंस में, और वंश हमारा क्या है? होमो। वैसे ही मैंगो का क्या है भाई? मैग्नीफेरा इंडिका, आप देख सकते हैं। राइट, तो वही बातें यहाँ पर बताई जा रही है, देख लो। देखो, एक ही जाति के सभी सजीव, इतनी समानता ये नहीं, यहाँ पर है कि प्रत्येक सजीव को पहचानने के लिए द्विनाम पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक सजीव को एक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। ठीक है, इस नाम में 2 संज्ञाएं होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। जो पहला संघ है वो दर्शाता है बच्चों वंश को, पहला वंश को दर्शाता है क्या? और जो दूसरा है, दूसरा शब्द, वो किसको दर्शाता है बच्चों? जाति, यानी कि स्पेसिस को दर्शाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नामकरण संहिता के नियमानुसार सभी सजीवों को द्विनाम पद्धति से वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। मतलब जो भी सजीव आप देखते हो सबको द्विनाम, मतलब 2 नाम दिया गया है। अगर वैज्ञानिक लोग बात करेंगे ना, मान लीजिए वैज्ञानिक लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? आम के बारे में, तो वो क्या कहेंगे भाई? मैग्नीफेरा और इंडिका कहेंगे। अगर मनुष्यों की बात कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? होमो सेपियंस कहेंगे। ठीक है, चलिए और भी हम लोग बहुत सारे बदलाव देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सजीव है और वैज्ञानिक नाम, यानी कुछ सजीवों के वैज्ञानिक नाम दिए गए। जैसे कुत्ता, कुत्ता का नाम क्या होता है? देखो, कैनिस फेमिलियरिस। ठीक है, गाय को क्या कहते हैं भाई? बोस टाउरस। ओके, गुड़हल को क्या कहते हैं? हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। और ज्वार को क्या कहते हैं? सोरगम वल्गेर। ठीक है, तो ये इसके वैज्ञानिक नाम होते हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखो, आप लोगों ने मेंढक मारा है कभी? देखो, मेंढक को गलती से मार मत देना, क्योंकि ये पढ़ लो आप, है ना। वैसे तो किसी न किसी ने तो मारा ही होगा, लेकिन भाई अब ये पढ़ लो कि 29 अप्रैल वैश्विक मेंढक संरक्षण दिन है। ठीक है, और वन्य जीव कानून के अनुसार उन्हें मारने और हानि पहुंचाने पर क्या हो गई है? रोक लगाई गई है। तो अब गलती से मेंढक मार दोगे तो फिर क्या होगा? तो फिर आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, इसीलिए नहीं मारना है। ठीक, चलिए, तो ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब बताओ कुछ बाकी है क्या? कुछ बाकी नहीं है, बस इसके प्रश्न उत्तर बाकी है, तो ये तो आप लोग कर ही लोगे, है ना। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर चलो ये सब आप करने की कोशिश करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर था सजीव सृष्टि अनुकूलन और वर्गीकरण, इसको हमने पूरा स्टडी कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये लेसन समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, किसको देखेंगे भाई? ये जो आपका चैप्टर नंबर 2 इधर दिखाई दे रहा है ना, वनस्पति रचना और कार्य, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको काफी मजा आएगा इसको पढ़ने में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम शुरू करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 को। ठीक है, चलो बाय एवरीवन।